हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका जीनियस क्लासेस में। मेरा नाम है संदीप सिंह। लास्ट टाइम पे हम लोग ने बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोग ने ये पढ़ा था कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग ने बायो मैक्रोमोलिक्यूल और बायो माइक्रोमोलिक्यूल के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। तो आज हम लोग बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड करते हुए हम सारे कंटेंट को पढ़ते हुए चलेंगे। तो बच्चों देखो, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है वीडियो। दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बेसिकली क्या होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनकी अगर परिभाषा की बात की जाए या डेफिनेशन की बात की जाए तो हम कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। देयर फॉर हैविंग जर्नल इम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O का होल N और CnH2nOn। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना फॉर्मूला, तो C6 लिखते हैं तो H कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और O 6 हो जाएगा। 12 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2N है। 2 का मल्टीप्लाई 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो इसलिए ये जो इसका फॉर्मूला है ना, वो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आप आंसर यहाँ पर लगा सकते हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मेंशन क्या लिखा है, देखिए, इफ़ कार्बोहाइड्रेट इज़ हीटेड, अगर हम कार्बोहाइड्रेट को हीट करते हैं, द रेसिड्यू ऑफ कार्बन इज़ लेफ्ट एंड वाटर इवेपोरेट। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट को हीट करते हैं, हमने किसको हीट किया, कार्बोहाइड्रेट, हमने कार्बोहाइड्रेट को अगर क्या कर दिया बेटा, हीट कर दिया, तो हीट करने के बाद कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा, उसका रेसिड्यू जो है लेफ्ट रहेगा, यानी बचा रहेगा, और बाकी वाटर जो है उससे निकल जाएगा। नाउ अडेज कार्बोहाइड्रेट डिफाइंड एज, अगर आज के दिनों में हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन की बात करते हैं बेटा, तो हम ये देखेंगे कि एल्डिहाइड्स और कीटोन डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। यानी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन के डेरिवेटिव्स होते हैं, जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल फॉर्मूला देखने को मिलता है। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO ग्रुप को एल्डिहाइड करते हैं, और C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कीटोन बोलते हैं। ऐसे ऐसे सब्सटेंस जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसे हमें खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये होता है, इन्हें हम सैकराइड या शुगर भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं, और अगले स्लाइड पे हम ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो नीट में कई बार हमसे पूछे जा चुके हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होने वाला बायोमोलिक्यूल कौन सा होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल। तो आप कहोगे सर कार्बोहाइड्रेट जो है मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स है। और इसमें भी एग्जांपल कौन आ गए कार्बोहाइड्रेट में, सेलुलोज, जो कि एक टाइप का होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर मैंने बताया था, जिसमें सेम टाइप की यूनिट प्रेजेंट होती है। हम ये कह सकते हैं कि होमोपॉलीमर पॉलीमेरिक यूनिट होती है, बट सेम टाइम के यहाँ पर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सेलुलोज जो है, या फिर हम एग्जांपल ले सकते हैं होमोपॉलीमर, स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, और फ्रक्टोज, ये सब के सब क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं, और ये मोस्ट अबंडेंट हैं। जैसे कि फ्रक्टोज किस में पाया जाता है, ये हमारे फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है। क्या बेटा, इसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ठीक है ना, अगला पॉइंट यह है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, हमने यहाँ पर पढ़ा है मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल, अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। ठीक है, तो जब मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन की बात की जाती है तो यहाँ पर हम बात करते हैं रुबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या है, रुबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, और ये बेसिकली डार्क रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ये बाई फंक्शनल एंजाइम है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाई फंक्शनल एंजाइम है ये बेटा, बाई फंक्शनल एंजाइम की तरह बिहेव करता है। अब बहुत बात कर रहे हैं, क्योंकि एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इसलिए हम लोग ने नाम बोल दिया, क्योंकि ये कार्बोक्सिलेशन भी करता है और ऑक्सीजनेशन भी करता है, इसलिए इसको बाई फंक्शनल बोलते हैं। अगला पॉइंट है मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन, सबसे प्रचुर मात्रा में या सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है कौन सी ऐसी प्रोटीन जो एनिमल के अंदर है। तो आप कहोगे सर कोलेजन, जो हमारे टिश्यू में पाई जाती है, जो रिपेयरमेंट में भी पार्टिसिपेट करती है। तो सेलुलोज जो है लगभग माना जाता है कि 80% जो पार्ट है ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द प्लांट बनाता है। ठीक है, अगर कोई भी हम प्लांट का ड्राई वेट निकालते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि 80% जो है वहाँ पर सेलुलोज देखने को मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑल द वर्ल्ड एंड प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म और फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, तो आप आंसर लगाओगे कार्बोहाइड्रेट। क्या लगाओगे, कार्बोहाइड्रेट। अगले पॉइंट में आते हैं बेटा, अगले पॉइंट में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कितने टाइप्स के आप पढ़ते हो, तो आप कहोगे सर हमने मोनोसेक्राइड पढ़ा है, ऑलिगोसेक्राइड पढ़ा है और पॉलीसेक्राइड पढ़ा है। डिफरेंस क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल,
ऑलिगो मतलब 2 से 7 यूनिट का बना हुआ, और पॉली मतलब उससे ज़्यादा यूनिट का बना हुआ। तो सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल फॉर्म, ऐसा मोनोसेक्राइड जो अब इसके बाद ये टूट नहीं सकता, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड। जैसे कि इसे हम सिंपल शुगर के नाम से भी जानते हैं। ये स्वीट होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। शुगर कैसी होती है बेटा? वाटर सॉल्युबल। क्या लगाओगे आंसर? वाटर सॉल्युबल। और इसमें मोनोसेक्राइड में जैसे कि एल्डो और कीटो शुगर इसके एग्जांपल्स होते हैं। कौन सी एल्डो शुगर होती है, कौन सी कीटो शुगर होती है, उसको भी अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमको समझना है कि व्हाट इज़ ऑलिगोसेक्राइड। ऑलिगोसेक्राइड क्या होता है कि जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा, क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं तो लगभग इसमें 2 से 7 यूनिट मिलती है। और किसकी मिलती है? मोनोसेक्राइड की। यानी इस स्ट्रक्चर को अगर हम तोड़ेंगे तो इसके 2 से लेके 7 यूनिट तक मिलेंगे, और ये सब के सब क्या कहलाएंगे बेटा? मोनोसेक्राइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये सब के सब क्या कहलाएंगे बेटा? मोनोसेक्राइड कहलाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि एक बड़ी यूनिट को हमने तोड़ा, और उस यूनिट को तोड़ने के बाद हमारे पास 2 से 7 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड मिल गई। और ये भी मीठे हैं, क्योंकि सेक्राइड बात कर रहे हो, ये भी क्रिस्टल फॉर्म में देखने को मिलते हैं, और ये भी वाटर सॉल्युबल हैं। तो ये प्रॉपर्टी दोनों में तो सिमिलर हो गई बच्चों। क्या हो गई? दोनों में सिमिलर हो गई। अगर हम ऑलिगोसेक्राइड का एग्जाम्पल याद रखना है तो आप याद रखिएगा कि ऑलिगोसेक्राइड में हम लोग डाइसेक्राइड की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल में। और डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल तो आप याद रखना, मसल मतलब एम फॉर माल्टोज, सा फॉर सुक्रोज, और एल फॉर लैक्टोज। और आप अपना ये तीनों को आप क्या कर रहे हो? दांतों से मसल देंगे। भाई कोई खाना खा रहे हो, आप दांतों से क्या करते हो? मसल दोगे। तो दांतों से क्या कर दोगे? मसल दोगे। क्या दोगे बेटा? मसल दोगे। तो आपसे पूछा जाए डाइसेक्राइड का नाम बता दो, तो आज के बाद कभी भूलना नहीं, कौन कौन से? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। बेटा ये डाइसेक्राइड कहते क्यों हैं? क्योंकि ये 2 यूनिट का मिलकर बना हुआ होता है। क्या बना होता है? 2 यूनिट का मिलकर बना होता है। ट्राइसेक्राइड क्यों कहते हैं? ये 3 यूनिट का मिलकर बना हुआ होगा। टेट्रासेक्राइड मतलब 4 यूनिट का मिलकर बना हुआ है। तो ये सारे के सारे ऑलिगोसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं। तो मैंने क्या बोला है? ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 7 यूनिट, 2 से 7 यूनिट तक देते हैं बेसिकली। तो 2 यूनिट में डाइसेक्राइड आ गया, 3 में ट्राइसेक्राइड आ गया, और 4 में टेट्रासेक्राइड आ गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं बेटा, और हम लोग पढ़ते हैं पॉलीसेक्राइड। क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड। अगर इनको हाइड्रोलाइज करने पर 8 यूनिट ऑफ मोनोमर मिलते हैं, अगर इनको हाइड्रोलाइज करने पे 8 यूनिट ऑफ मोनोमर मिलते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीसेक्राइड। ये टेस्टलेस होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? टेस्टलेस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ जो टेस्टलेस होते हैं, और उसमें एग्जाम्पल दे देगा, तो आप समझिएगा कि हमें एग्जाम्पल किसके वाले लगाने हैं? हमें पॉलीसेक्राइड वाले एग्जाम्पल लगाने हैं। चाहे आप होमोग्लाइकन्स के लगा दो, और चाहे हेट्रोग्लाइकन्स में जो एग्जाम्पल आते हैं उनको लगा दो। तो ये कैसे होते हैं बेटा? टेस्टलेस होते हैं, एमॉर्फस होते हैं, और वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में घुलते नहीं हैं। 2 तरीके के होते हैं, कुछ कहलाते हैं होमोग्लाइकन्स और कुछ कहलाते हैं हेटेरोग्लाइकन्स। अब होमोग्लाइकन्स क्या होता है, हेट्रोग्लाइकन्स क्या होता है, उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। उससे पहले हम एल्डो और कीटो शुगर के बारे में भी जानते हैं। तो बेटा देखिए, आपके सामने यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड लिखा हुआ है, और आपने इसमें कहा था कि सर हमें होमोग्लाइकन्स और हेट्रोग्लाइकन्स का डिफरेंस सबसे पहले बता दीजिए। तो मैंने कहा कि बेटा ऐसे पॉलीसेक्राइड, मैंने क्या कहा? ऐसे पॉलीसेक्राइड, क्योंकि हम पॉलीसेक्राइड पढ़ रहे हैं, तो ऐसे पॉलीसेक्राइड जिनमें कॉम्प्लेक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब ये कंपोज होते हैं 1 टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि 2 चीज़ मिला हो, बट हम यहाँ पर ये भी तो कह सकते हैं कि 2 यूनिट तो मिली ही हैं। हम कह सकते हैं 2 यूनिट को मिला के कॉम्प्लेक्स है, बट वो दोनों यूनिट क्या है? एक ही प्रकार की हैं, एक ही प्रकार की हैं। जैसे कि पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज की बात किया जाए तो इसमें आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। ठीक है, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज इनुलिन होता है, रूट ऑफ डहेलिया प्लांट से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है ये बेटा? रूट ऑफ डहेलिया प्लांट। ये पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता था हमारे नीट में कि बताओ इनुलिन कहाँ से निकाला जाता है? तो रूट ऑफ डहेलिया प्लांट या आर्टिचोक कहते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर, पॉलीमर ऑफ नाग जो है उसमें काइटिन एग्जाम्पल आता है। काइटिन एन एस्टिल ग्लूकोसामीन सब यूनिट का बना होता है। किसका बना होता है? ग्लूकोसामीन का बना हुआ होता है। इसमें एक ही टाइप की शुगर होती है, याद रखिएगा। तो ये सारे के सारे होमोग्लाइकन्स के एग्जाम्पल हैं। जबकि आप बात करोगे हेट्रोग्लाइकन्स की, तो मैंने कहा कि ऐसे पॉलीसेक्राइड जो कंपोज्ड होते हैं, जो बनाए जाते हैं 2 या 2 से ज़्यादा टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड से मिलके बने होते हैं। जबकि यहाँ पर 1 टाइप है, जबकि यहाँ पर लिखा है 2 टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के। दे प्ले
रोल इन बायोलॉजिकल फंक्शन। हेट्रोग्लाइकन्स जो होते हैं ये बायोलॉजिकल फंक्शन में रोल प्ले करते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं प्लांट में, और एनिमल्स में भी प्ले करते हैं रोल इन हाइड्रेशन, लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो हेट्रोग्लाइकन्स में एग्जांपल क्या आता है बेटा, म्यूकोपॉलीसैकेराइड आता है, जैसे कि पैक्टिन, हिपैरिन, हाइलोरोनिक एसिड, केराटिन सल्फेट, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट क्या होता है, ऐसा सॉल्ट जो हमारे कार्टिलेज में पाया जाता है बेटा, ठीक है, उसे याद रखिएगा। और ये हमारे स्ट्रक्चर्स को, हमारे टिश्यू को हार्ड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, केराटिन सल्फेट। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हो गए हमारे पॉलीसैकेराइड के। अब हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं डिफरेंस इन एल्डो एंड कीटो शुगर, क्योंकि जब हम लोग ने मोनोसैकेराइड पढ़ा था तो वहाँ पर हमने एल्डो और कीटो शुगर की बात की थी। तो बेटा नंबर ऑफ कार्बन एल्डो शुगर और कीटो शुगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कायरल कार्बन निकालते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन -2 कर दो, ये एल्डो के लिए है। किसके लिए है, एल्डो के लिए। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन निकालोगे और नंबर ऑफ कार्बन -3 कर दोगे, तो इससे हम कीटो शुगर में प्रेजेंट कायरल कार्बन निकाल देते हैं, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्मूला है, आप समझ सकते हैं, इस तरह से आप निकाल के देख लीजिएगा। तो ज़रा मुझे बताइए कि सपोज डैट हम एल्डो शुगर पढ़ रहे हैं और हमसे इसमें पूछ लिया जाए कि ट्राइओस के केस में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 3 हैं, और ऐसी एल्डो शुगर का नाम बताओ जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है। 3 कार्बन की एल्डो शुगर का नाम पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, और इसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन निकालोगे तो हमने कहा कि नंबर ऑफ कार्बन यानी 3 कार्बन है -2, तो 1 निकलेगा, यानी 1 कायरल कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा बेटा इस तरह से। तो ये क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है एक टाइप के एल्डो शुगर है। 4 कार्बन की एल्डो शुगर को एथ्रोज कहते हैं, 5 कार्बन की एल्डो शुगर को राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलोज और एरेबिनोज कहते हैं, ठीक है। याद रखोगे क्या क्या, 5 कार्बन की शुगर को राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलोज और एरेबिनोज कहते हैं। 6 कार्बन की शुगर को, एल्डो शुगर को, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डो ग्रुप को कहते हैं ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज। बेटा क्या लिखा मैंने कहा ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज। आगे हम जब ईपी पर पढ़ेंगे तब भी हम इसका जिक्र करेंगे। अगला पॉइंट आता है कीटो शुगर बताओ, तो ऐसा शुगर बताओ जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट हैं बट वो कीटो शुगर है। ऐसी 3 कार्बन की शुगर का नाम बताओ जो कीटो शुगर है, तो आप कहोगे सर कीटो शुगर में हम बोलेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। हम क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। बट बेटा यहाँ पर याद रखना कि 3 कार्बन है बट यहाँ पे कायरल कार्बन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब अगला याद रखिएगा कि 4 कार्बन में आता है एरिथ्रोलोज आता है, एरिथ्रो, यहाँ पे रोज है, यहाँ पे लोज है। याद रखिएगा कीटो शुगर में लोज आता है, जैसे कि राइबोलोज, जाइलोज, ये हमारे देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ हो गया डिफरेंस एल्डो और कीटो शुगर के बारे में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, या फ्यूरॉन रिंग के बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि हम किसी भी शुगर को किस तरह बना सकते हैं। तो ये इसका फ्यूरोनोज स्ट्रक्चर है, फ्यूरॉन स्ट्रक्चर है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ये फ्यूरॉन स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला स्ट्रक्चरल या रिंग फॉर्म में पढ़ते हैं, और यहाँ पर राइबोज का स्ट्रक्चर भी इस तरह करते हैं। तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, जबकि ये कितना है, 5 कार्बन राइबोज है। कितना कार्बन है, 5 कार्बन। यहाँ पे देखो लिखा C6 और यहाँ पे लिखा C5। याद रखिएगा नीट में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसे हम पायरॉन और इसे फ्यूरॉन रिंग कहते हैं, इसे कहते हैं पायरॉन और इसे कहते हैं फ्यूरॉन, ठीक है, याद रखिएगा। तो कायरल कार्बन अगर एल्डो शुगर का निकालना है तो मैंने बोला था टोटल कार्बन -2 कर दो मोनोसैकेराइड का, तो ये एल्डो शुगर को बता देगा। और कीटो शुगर के केस में क्या कर दोगे, -3 कर दोगे, तो ये क्या बता देगा, कीटो शुगर, ठीक है। द नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज डी ग्लूकोज, ठीक है। तो नेचुरली हमें कौन सा ग्लूकोज का टाइप मिलता है, डी मतलब डेक्स्ट्रो ग्लूकोज मिलता है, वाइल इट्स आइसोमर एल ग्लूकोज इज प्रोड्यूस सिंथेटिकली इन कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट एंड इज लेस बायोलॉजिकल एक्टिव। तो आपसे पूछा जाए कि ज़रा मुझे बताइए ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म बायोलॉजिकल ज़्यादा एक्टिव होता है, डी फॉर्म या एल फॉर्म, तो आप आंसर लगाओगे सर डी फॉर्म, ठीक है। डेक्स्ट्रो फॉर्म जो है ज़्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव होता है और पेशेंट को यही डी फॉर्म ही दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, डी फॉर्म, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है वो डी है, और वाइल जो इट्स स्टीरियोमर एल ग्लूकोज इज प्रोड्यूस सिंथेटिकली, तो डी फॉर्म जो है नेचुरली पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है, जबकि एल फॉर्म जो है ये सिंथेटिकली होता है। क्या होता है बेटा, सिंथेटिकली होता है, और ये जो है ज़्यादा बायोलॉजिकल एक्टिव है। कौन सा, डी फॉर्म जो है बायोलॉजिकल एक्टिव है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आप चलते हैं। नीट में यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बारे में हम यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट किस नज़र से है। तो ज़रा देखिए, हमने कहा ईपीमर क्या होता है, तो मैंने कहा
ऐसे आइसोमेरिक मोनोसेक्राइड जो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से इन देयर स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अ सिंगल कार्बन एटम, एक कार्बन के रिस्पेक्ट में जिनमें कहीं ना कहीं चेंज होता है, इसे हम कहते हैं इपीमर। तो आपसे नीट में क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताओ डी ग्लूकोज का इपीमर बता दो। तो डी ग्लूकोज के इपीमर कौन कौन से होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डी ग्लूकोज का C2 और C4 एनोमर बता C2 और C4 इपीमर बता दो। क्या बता दो, इपीमर बता दो। तो आप कहोगे सर C2 इपीमर मैनोज है और C4 जो है डी ग्लूकोज है। क्यों है, देखिए हमने कहा कि एक कार्बन के अराउंड, तो ज़रा इस पोजीशन को आप समझ लो। C2 पोजीशन पे, ज़रा C2 पोजीशन पे देखो कि यहाँ पर ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में OH की लोड प्लेस जो है वो कहीं ना कहीं अपोजिट है। कैसी है, अपोजिट है। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, C2 इपीमर। तो यहाँ पर डेफिनेशन समझो कि ऐसे आइसोमेरिक मोनोसेक्राइड विच डिफर इन देयर स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों के रिस्पेक्ट में स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होना चाहिए अराउंड अ सिंगल कार्बन। अब आप देखो कि यहाँ पर सेम है दोनों में, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, बट अगर हम इस पोजीशन की बात करें तो दोनों में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो वही तो डेफिनेशन कह रही है, इपीमर की डेफिनेशन यही है कि सिंगल कार्बन एटम में डिफरेंस अगर देखने को मिल रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इपीमर। जैसे कि अल्फा डी ग्लूकोज का C2 इपीमर मैनोज है और C4 जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे पोजीशन पे देखो यहाँ पर OH इधर है तो यहाँ पर OH अपोजिट साइड में, यहाँ अगर राइट है तो यहाँ पर लेफ्ट है, तो हमने इसको कह दिया डी गैलेक्टोज। क्या कह दिया, डी गैलेक्टोज। आपसे कल को नीट में क्वेश्चन पूछ लिए कि डी ग्लूकोज का C2 इपीमर क्या होता है तो आप कहोगे मैनोज, और C4 इपीमर क्या होता है तो आप कहोगे डी गैलेक्टोज। भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं मोनोसेक्राइड के, जैसा कि आपने पढ़ा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब मोनोसेक्राइड हैं। क्या आपने इसमें कोई और शुगर ऐड की है? अगर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज कह दोगे तो डाइसेक्राइड हो जाएगा, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज कह दोगे तो ट्राइसेक्राइड हो जाएगा, लेकिन खाली ग्लूकोज कहोगे तो क्या होगा, मोनोसेक्राइड हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अब कितना मीठा होता है इसका एक पैरामीटर दे दिया गया कि ये 100 में से 70 मीठा होता है, ऐसा समझ लो। तो इसका शुगर इंडेक्स जो है 70 होता है। मोस्ट अबेंडेंट मोनोसेक्राइड होता है, सेलुलर फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड इज यूज एज अ सेलुलर फ्यूल, तो आप कहोगे ग्लूकोज। इसे हम ग्रैप शुगर भी कहते हैं, पहले बहुत बार क्वेश्चन बनते थे। तो ग्लूकोज को हम ग्रैप शुगर भी कहते हैं, ग्रैप्स में पाई जाने वाली शुगर ग्रैप शुगर। कॉर्न शुगर भी कहते हैं, इसे हम ब्लड शुगर भी कहते हैं। और कौन सा फॉर्म जो है, डी फॉर्म। कौन सा, डेक्स्ट्रो फॉर्म। बेटा फ्रक्टोज की बात करें, ये उसके कंपेयर में, ग्लूकोज के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है, स्वीटेस्ट शुगर कहलाता है, फ्रूट शुगर कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रूट शुगर या विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड इज अ फ्रूट शुगर, तो आप कहोगे फ्रक्टोज। तो ये कैसा है बेटा, फ्रूट शुगर है। और इसमें किसमें नहीं प्रेजेंट होता, कौन से फल में नहीं पाया जाता, ग्रेप्स में, क्योंकि आपने अभी ग्रेप्स में ऊपर पढ़ा था ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। इसे हम लेवलोज भी कहते हैं। अभी हमने नीचे पहले टॉपिक में पढ़ा था कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज जो है वो डी है और फ्रक्टोज जो है एल फॉर्म है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज हनी शुगर, ये हनी में भी देखने को मिलता है बिकॉज इट मेक मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द हनी। हनी हैव 40% फ्रक्टोज, इसीलिए हनी बहुत मीठा होता है। लगभग 40% फ्रक्टोज होता है, 21% डेक्सट्रोज होता है यानी ग्लूकोज होता होगा, एंड 8% जो है इसमें माल्टोज। माल्टोज मतलब डाइसेक्राइड, माल्टोज मतलब डाइसेक्राइड यानी दो शुगर का कॉम्पोजिशन होता होगा। ठीक है, गैलेक्टोज जो है इसे हम नर्व शुगर कहते हैं बेटा, नर्व शुगर। क्या कहते हैं, गैलेक्टोज को हम लोग नर्व शुगर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर हम समझते हैं, कुछ डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में हमने कौन कौन से पढ़े, हमने मोनोसेक्राइड में पढ़ा है ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। हमने क्या पढ़ा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड मतलब दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होगा, जैसे कि माल्टोज है। क्या लिखा बेटा, माल्टोज। तो माल्टोज किससे किससे मिलकर बना है, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज के दो यूनिट से मिलकर बना है। और कौन सा लिंकेज है, यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 1,4 लिंकेज है। कैसा लिंकेज बेटा, अल्फा 1,4 लिंकेज है। आप भूलना नहीं, माल्टोज जो माल्ट शुगर है उसमें दो यूनिट हैं, यानी ये डाइसेक्राइड है और इसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज दो टाइप की शुगर मिला के माल्टोज बनाया जा रहा है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर बॉन्डिंग पैटर्न जो है वो 1 और 4 लिंकेज है। अल्फा 1,4 का मतलब है एक का 4th पोजीशन तो दूसरे का पहला पोजीशन। सुक्रोज की बात करें, जिसे हम केन शुगर कहते हैं या टेबल शुगर भी कहते हैं, ये फॉर्म्ड होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिला के।
तो सुक्रोज किससे मिलके बनता है बेटा? सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है, और इसमें जो बॉन्डिंग पैटर्न होता है 1 अल्फ़ा और 2 बीटा होता है बेटा। क्या? 1 अल्फ़ा और 2 बीटा होता है। इस अगर आपको सुक्रोज को ऑब्टेन करना है तो आप सुक्रोज को शुगर केन से भी निकाल सकते हो सबसे ज़्यादा मात्रा में, बीट रूट से भी निकाल सकते हो और प्लम से भी निकाल सकते हो। लैक्टोज जो है, लैक्टोज मिल्क शुगर कहलाती है, और मिल्क में ग्लूकोज और गैलेक्टोज हम बात करते हैं तो जो लैक्टोज बना हुआ होता है उसमें ग्लूकोज भी होता है और गैलेक्टोज भी होता है, दोनों को मिला के ही लैक्टोज बनता है, और इसमें जो लिंकेज होता है वो बीटा 1,4 लिंकेज होता है। यहाँ पर आपने पढ़ा है अल्फ़ा, बट यहाँ पर पढ़ रहे हो आप बीटा 1,4 लिंकेज पढ़ रहे हो बेटा, और ये प्रेजेंट होता है 5%, प्रेजेंट अप टू 5%, मतलब ये लैक्टोज जो है लगभग 5% प्रेजेंट होता है मैमेलियन मिल्क में, मैमल्स के मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होता है कितना? 5%। रिचेस्ट सोर्स ऑफ लैक्टोज जो है वो ह्यूमन मिल्क माना जाता है, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये डाइसैकेराइड का पॉइंट नहीं है, ये अलग से पढ़ रहे हो, सैक्रीन के बारे में पढ़ रहे हो जिसे हम नॉन कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इससे ऊपर जो भी हमने पढ़ा वो सारे के सारे क्या थे? कार्बोहाइड्रेट थे, बट ये कैसा है? नॉन कार्बोहाइड्रेट है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, नॉन कार्बोहाइड्रेट है। तो हम जब ये नॉन कार्बोहाइड्रेट है तो बॉडी में स्टोर नहीं होगा, तो हम डायबिटिक पेशेंट को इसको दे सकते हैं। इसकी कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती और डायबिटिक पेशेंट इसी सैक्रीन का यूज़ करते रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसी मिठास से अपना जीवन व्यापन करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं सम कॉमन पॉलीसैकेराइड। अभी हमने सबसे पहले पढ़ा मोनोसैकेराइड के बारे में, फिर हमने पढ़ा डाइसैकेराइड के बारे में, अब हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। तो हमने कहा कि जो पॉलीसैकेराइड है इसको हमने क्या किया? कंडेंस कर दिया, कंडेंस पॉलीमर कह दिया, इन विच मोनोसैकेराइड आर हेल्ड टुगेदर थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब कह रहे हैं हमने पॉलीसैकेराइड बनाना है तो हमने ढेर सारे शुगर यूनिट को आपस में बांध दिया, और बांधने के लिए कौन सा बॉन्ड का यूज़ किया? हमने कहा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। या फिर हमने कहा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ शुगर मॉलिक्यूल्स को बांधने के लिए, रोकने के लिए कौन सा बांध बनाते हो? तो आप कहोगे सर ग्लाइकोसिडिक बांड बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं, ठीक है। आप अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए एमाइड या पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हो, वैसे ही शुगर मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हो। नोट याद करने वाला एक पॉइंट है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो फॉर्म्ड होता है व्हेन 2 मोनोसैकेराइड लिंक्ड एट पोजीशन 1 और 4, और कौन से प्रोसेस के द्वारा? डिहाइड्रेशन। हमने क्या कह दिया? डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन यानी अगर ये पहला है, पहले कार्बन से जुड़ रहा है तो ये चौथे कार्बन से जुड़ेगा, यानी ये C1 है तो ये C4 से दोनों आपस में जुड़ेंगे, और इन दोनों के जुड़ने के बाद यहाँ पर जो बॉन्ड आएगा या जो बॉन्ड बनाया जाएगा उसे हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे बेटा। और ये प्रोसेस जब होगा तो कौन सा यहाँ पर स्टेप चलेगा? डिहाइड्रेशन का, ठीक है। वाटर रिमूव किया जाएगा, ठीक। नाउ अगला पॉइंट ये है कि in polysaccharide the right end is reducing and left end is non reducing। जब हम कोई पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब हम पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे? हमने कहा कि 2 मोनोसैकेराइड को आपस में लिंक कर देंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उसमें जो राइट एंड है उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग, और जो लेफ्ट एंड बनता है उसे कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग। तो ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। हमने बोला था कि 1 और 4 लिंकेज होता है, यहाँ पर 1 और 4 का लिंकेज होता है, ठीक है। यानी हमने 2 मोनोसैकेराइड ले लिया, एक ये और एक ये, और दोनों को हमने लिंक कर दिया। लिंक करने के लिए हमने किसका यूज़ किया? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का यूज़ किया, और प्रोसेस का नाम है डिहाइड्रेशन। बेटा क्या किया? डिहाइड्रेशन। और अगला पॉइंट देखो, दे आर कंसर्न्ड विद 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, यानी पॉलीसैकेराइड क्या क्या काम करते हैं बेटा? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं बॉडी में। क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और स्टोरेज ऑफ एनर्जी। यानी पॉलीसैकेराइड का 2 काम होता है हमारी बॉडी में, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाना और दूसरा स्टोर करना एनर्जी का, ठीक है। नाउ अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पॉलीसैकेराइड के बारे में, पॉलीसैकेराइड कैसे बनते हैं, कौन सा बॉन्डिंग पैटर्न होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पॉलीसैकेराइड के टाइप्स क्या होते हैं। तो उसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कुछ स्टोरेज टाइप के होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल टाइप के होते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ाया था कि जिनके 2 फंक्शन होते हैं, ये स्टोरेज में पार्टिसिपेट करते हैं और स्ट्रक्चरल वे में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर पॉलीसैकेराइड स्टोरेज वे में काम करता है, यानी किसी चीज़ को स्टोर करने का काम करता है, तो उसे हम फूड स्टोरेज की बात करते हैं तो उसके एग्जाम्पल हैं ग्लाइकोजन, स्टार्च और इनलिन।
ठीक है। तो कौन कौन से, ग्लाइकोजन, स्टार्च और इनुलिन, ठीक है। ये होमोपॉलीमर है, ये होमोपॉलीमर है और ये होमोपॉलीमर है, यानी जो स्टोरेज वाले हैं वो तीनों कैसे हैं, होमोपॉलीमर हैं। और इसमें नॉन रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग यूनिट दोनों प्रेजेंट है, इसमें भी नॉन रिड्यूसिंग यूनिट प्रेजेंट है, इसमें नॉन रिड्यूसिंग यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है। और इनकी यूनिट को हम क्या कहेंगे, फ्रक्टोज, क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज। जबकि हम स्टार्च में कहेंगे एमाइलोज और एमाइलोज पैक्टिन। ये दो चीज़ से मिलकर बना होता है कौन, स्टार्च। एमाइलोज और एमाइलो पैक्टिन कितने चीज़ से, दो चीज़ से मिलकर बना होता है। जबकि जो ग्लाइकोजन है उसमें रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग दोनों प्रेजेंट होता है, और इसकी यूनिट को हम लोग कहते हैं एमाइलो पैक्टिन। क्या कहते हैं इसको बेटा, एमाइलो पैक्टिन। तो ग्लाइकोजन जो है वो एमाइलो पैक्टिन से मिलकर बना हुआ होता है, स्टार्च जो है एमाइलोज और एमाइलो पैक्टिन से मिलकर बना है, जबकि इनुलिन जो है फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। और इनका काम क्या होता है, स्टोर करना, ठीक है। क्या काम होता है बेटा, स्टोर करना। स्ट्रक्चरल में आते हैं सेलुलोज और काइटिन। कौन कौन से आते हैं, सेलुलोज और काइटिन। ये दोनों जो है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड हैं, इन्हें हम होमोपॉलीमर, इन्हें भी हम होमोपॉलीमर कहते हैं। होमोपॉलीमर मतलब एक ही यूनिट का बना हुआ होता है, ठीक है। और ये भी कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग है, ये भी कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग है। याद रखिएगा, इसकी यूनिट को बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं, जबकि यहाँ पर नाग होता है। यानी जब हम सेलुलोज को बनाते हैं तो उसमें ढेर सारे बीटा डी ग्लूकोज को आपस में जोड़ते होंगे। काइटिन को जब हम बनाते हैं तो ढेर सारे नाग यूनिट को जोड़ते होंगे, ऐसे ये एक नाग हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इस तरह से। नाग क्या है, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, ठीक है। ये कैसा है, काइटिन कैसा है, होमोपॉलीमर है। बेटा कई बार क्वेश्चन यहाँ से नीट में पूछे जाते हैं कि बताओ काइटिन का स्ट्रक्चर बताओ, तो कहोगे आप होमोपॉलीमर है। तीसरा फॉर्म जो है म्यूकोपॉलीसेक्राइड हम कहते हैं, गैक्स कहते हैं, ग्लाइकोसामीन ग्लाइकन्स। ये लॉन्ग चेन शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, वाइटल फॉर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एक्टिंग एज अ लुब्रिकेंट, शॉक एब्जॉर्बर इन जॉइंट, स्किन एंड कार्टिलेज बाय अट्रैक्टिंग वाटर टू फॉर्म अ जेल लाइक स्ट्रक्चर। यानी आपके बॉडी में जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड है, जिसे आप गैक्स भी बोलते हैं, ये लॉन्ग चेन शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, यानी ये पॉलीसेक्राइड होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं। ये लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं, हमारे बॉडी में शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं, जॉइंट्स में, स्किन में प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं। और ये ऐसे जो लुब्रिकेंट की तरह या फिर जेल की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये वाटर को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ और ये जेल लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हेलोरोनिक एसिड है, ये मेजर लुब्रिकेंट है साइनोवियल फ्लूइड में। आपसे पूछा जाए कि बताओ हमारे साइनोवियल फ्लूइड में कौन सा पॉलीसेक्राइड पाया जाता है, तो आप कहोगे सर इसमें हमें म्यूकोपॉलीसेक्राइड पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल कभी पूछ लिया जाए तो आप कहना सर हाइलोरोनिक एसिड है। कॉन्ट्राइटिन सल्फेट कार्टिलेज में, केराटिन सल्फेट बोन्स और कॉर्निया में देखने को मिलता है। बेटा कहाँ पर, कॉर्निया में और बोन्स में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसा कि हमने हेडिंग में पढ़ा अभी कि स्टोरेज में हमारा ग्लाइकोजन आता है, स्टार्च आता है, उसी तरह से हम इसको समझते हुए चलेंगे। तो बेटा ज़रा समझिए कि यहाँ पर क्या है, ग्लाइकोजन में क्या लिखा है एग्जाम्पल। ग्लाइकोजन में जब हम पढ़ेंगे तो ग्लाइकोजन में स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है, या फिर हम ये कहें कि स्टोरेज का एग्जाम्पल क्या है, ग्लाइकोजन। ये एनिमल बॉडी में पाया जाता है ग्लाइकोजन, और स्टोर फॉर्म में, क्योंकि आप ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हो ग्लाइकोजन में। किसको, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हो ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट कर देते हो, ग्लाइकोजन में। और इसी को स्टोर कर लेते हो। क्या करते हो बेटा, स्टोर कर लेते हो। तो एनिमल बॉडी में जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर फॉर्म है, और ये स्टोर फॉर्म किसका है, कार्बोहाइड्रेट का है। और ये इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी या फास्टिंग कंडीशन में यूज़ किया जाता है। किसमें, फास्टिंग कंडीशन में। अगला पॉइंट है, ये ब्रांच्ड चेंज होता है। कैसा होता है बेटा, ब्रांच चेन पॉलीमर होता है, और स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एमाइलोपैक्टिन। ये ग्लाइकोजन जो है एमाइलोपैक्टिन जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, एमाइलोपैक्टिन जैसा दिखता है, जो कि डेट्स वाई इट इज़ नोन एज एनिमल स्टार्च, इसलिए हम इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। तो कल को आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च क्यों कहते हैं, तो इस आप कहना कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एमाइलोपैक्टिन जैसा दिखता है। और क्योंकि स्टार्च में एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन दोनों होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये एनिमल स्टार्च जैसा दिखता है। इट इज़ फाउंड इन फंजाई, ईस्ट, बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स एक्सेट्रा, प्रेजेंट इन ब्रेन, मसल और लीवर। तो ग्लाइकोजन हमारा कहाँ पर पाया जाता है, हमारे ब्रेन में, मसल में, लीवर में। ग्लाइकोजन को हम लोग एंजाइम की हेल्प से तोड़ के फिर से ग्लूकोज बना लेते हैं, और इसी ग्लूकोज को फिर से ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट पे हम चलते हैं, स्टार्च। स्टार्च का काम भी है क्या करना, स्टोरेज फॉर्म में आता है। ये भी एक पॉलीमर है, और किसका पॉलीमर है, अल्फा ग्लूकोज का। किसका, अल्फा ग्लूकोज का। इट इज़ मेन पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट। स्टार्च जो है मेन टाइप का पॉलीसेक्राइड है प्लांट के लिए, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल जो प्लांट अपनी बॉडी में रखते हैं वो कैसे रखते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। इट्स हाई कंटेंट इज़ फाउंड इन वेजिटेबल्स, सम वेजिटेबल्स जैसे कि रूट्स,
ट्यूबर्स, सीरियल्स, हेंस इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स। कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, अगर स्टार्च को बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, तो हमने कहा सर स्टार्च को बनाने के लिए हमको चाहिए एमाइलोज और एमाइलो पैक्टिन चाहिए। क्या क्या चाहिए, एमाइलोज चाहिए और एमाइलो पैक्टिन, दोनों को मिला के ही हम क्या बना सकते हैं, स्टार्च। नीट में यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बताओ एमाइलोज का कितना परसेंट है, लगभग 15 से 20% है, और ये वाटर सॉल्युबल होता है। एमाइलोज कैसा होता है भाई, शुगर है, वाटर सॉल्युबल होगा, ठीक है। ये लगभग 200 से 1000 अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट्स से मिलके बना हुआ होता है, और जब हम इन यूनिट्स को कंबाइन करते हैं तो जो लिंकेज आता है वो C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलता है। ये अनब्रांच्ड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। यानी आपने अल्फ़ा डी ग्लूकोज को लिया, अल्फ़ा डी ग्लूकोज को लिया, और इनको आपने जोड़ा कैसे, C1 के साथ C4 को जोड़ के, और कौन सा बॉन्ड बनाया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दिया। और ये कैसे हैं, सीधे दिखते हैं, स्ट्रेच चेन दिखते हैं, ना कि ब्रांचिंग होती है इसमें, ये अनब्रांच्ड होते हैं। जबकि अमाइलोपेक्टिन कैसा होता है, ये लगभग ज़्यादा अमाउंट में स्टार्च में पाया जाता है, 80 से 85%। ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, जबकि ये कैसे हैं, वाटर सॉल्युबल हैं। यानी एमाइलोज जो है वाटर सॉल्युबल हैं, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो हैं ये कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ये भी ब्रांचिंग बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि ब्रांचिंग किसमें नहीं है, एमाइलोज में, जबकि यहाँ पर हमने ब्रांचिंग पढ़ रहे हैं किसमें, एमाइलोपेक्टिन में। ये देखो आप ब्रांचिंग दिख रही है आपको, तो ये क्या है, एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, ब्रांचिंग दिखती है, ऑकर्स बाय C1 और C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो हमने कहा कि ढेर सारे अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट को हमने क्या किया, जोड़ दिया, और जोड़ते समय हमने जो बॉन्ड बनाया वो क्या बनाया, C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाया, जिससे इसकी में ब्रांचिंग देखने को मिली। इट फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये कैसे बेटा, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंड कैन स्टोर, और ये अपने हेलिकल स्ट्रक्चर में आयोडीन का स्टोरेज कर लेते हैं। क्या करते हैं, आयोडीन का स्टोरेज कर लेते हैं। ऑन टेस्टिंग गिव्स ब्लू कलर। तो अब जब हम इनको टेस्ट करते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन को टेस्ट करते हैं, तो हमें देखते हैं कि एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्लू कलर देता है। ब्लू कलर कैसा, ब्लू कलर। तो स्टार्च जो है एक टाइप का नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इट इज़ नीदर रिड्यूस, टॉलेंस और फेलिंग सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, स्टोरेज में ही इनुलिन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इनुलिन। ये नेचुरली ऑकरिंग इनडाइजेस्टिबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल ओलिगोसैकेराइड होता है, जो कि प्रोड्यूस बाय सर्टेन प्लांट एंड विद प्रीबायोटिक एंड पोटेंशियल एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी। तो इनुलिन जो है ये किसका पॉलीमर है, ये पॉलीमर है, इसमें पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो इनुलिन को बनाने के लिए ढेर सारे में फ्रक्टोज की ज़रूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, फ्रक्टोज की, ठीक है। और वहाँ पर पीछे हम अल्फा डी ग्लूकोज की बात कर रहे थे, इनुलिन को बनाने के लिए फ्रक्टोज की ज़रूरत पड़ेगी। कॉमर्शियली सोर्स ऑफ इनुलिन जो है वो राइजोम होता है ऑफ जेरूसलेम आर्टिचोक प्लांट। यानी जेरूसलेम आर्टिचोक प्लांट की अगर हम राइजोम निकाल लें तो हम इसको ढेर सारी मात्रा में निकाल सकते हैं इनुलिन को। ये हमें रूट ऑफ डहेलिया प्लांट से भी देखने को मिलता है, वहाँ पर ये इनुलिन प्रेजेंट होता है। किडनी इफिशियंसी टेस्ट इज़ डन बाय इनुलिन बिकॉज इट एक्ट एज आइडियल मार्कर फॉर मेजर ऑफ GFR, ठीक है। तो अगर आप किडनी के फंक्शन को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इनुलिन बॉडी में डाल दीजिए, और जब डालेंगे तो जब आप GFR को चेक करेंगे तो वहाँ पर ये मार्कर की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा, मार्कर की तरह काम करेगा, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा था स्टोरेज, अब हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा के पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल को, थोड़ा और डिटेल में पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड के बारे में। तो ज़रा देखिए, स्ट्रक्चरल में सेलुलोज आपने पढ़ा और काइटिन पढ़ा था। सेलुलोज का काम क्या होता है, ये मोस्ट एबेंडेंट होता है प्लांट में, एंड मोस्ट एबेंडेंट जो है मोस्टली जो है प्लांट में देखने को मिलता है, मोस्टली फाउंड इन प्लांट, एंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है प्लांट का इन होल प्लांट किंगडम, फाउंड मोस्टली इन सेल वॉल ऑफ प्लांट। सेलुलोज जो है सेलुलोजिक सेल वॉल आप पढ़ते हो, तो ये मोस्टली जो प्लांट है उनकी सेल वॉल जो है सेलुलोजिक होती है, कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये कैसे, अल्फा डी ग्लूकोज के ये भी बने हुए होते हैं। सिर्फ आप जब बात करते हो इनुलिन की वहाँ पर फ्रक्टोज पढ़ते हो, बाकी आप क्या पढ़ रहे हो, अल्फा डी ग्लूकोज पढ़ रहे हो। स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड है। कैसा है बेटा, ये स्ट्रेट चेन है, ब्रांचिंग नहीं है। ये कैसा है, स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड है, और इसमें ये सारे के सारे अल्फा डी ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं, और C1 और C4 लिंकेज देखने को मिलता है ग्लूकोज के बीच में। C1 और C4 जैसे आप देख रहे हो, C1 और C4 लिंकेज देखने को मिलता है। अनब्रांच्ड होते हैं, ब्रांचिंग यहाँ नहीं है, स्ट्रेट चेन है, अनब्रांच्ड चेन है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज हैं, और ये लगभग 50% वुड में और 90% कॉटन में देखने को मिलता है। तो रिचेस्ट सोर्स कभी पूछ लिया जाए सेलुलोज का तो आप कहोगे सर
कॉटन होता है। क्या होता है? कॉटन। एग्जाम्पल जैसे कि पेपर जो बनाए जाते हैं मेड अप ऑफ प्लांट पल्प से बनाए जाते हैं, और ये कॉटन फाइबर्स जो है उस सेलुलोज का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि सेलुलोज कहाँ देखने को मिलता है, तो आप कहोगे सर कॉटन फाइबर्स में, पेपर्स में, और हमारे कॉटन में भी एग्जाम्पल जैसे 90% देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। स्ट्रक्चरल में एक और पॉइंट बचता है हमारा काइटिन। क्या बचता है? काइटिन। काइटिन क्या है? द सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड, ये सबसे ज़्यादा बट सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। कैसा? सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है फंगल वॉल का एंड एक्सोस्केलेटन बनाता है आर्थ्रोपोड का। नीट में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताओ एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोड्स का होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, तो आप कहोगे सर ये काइटिन के बने होते हैं, और इसमें जो यूनिट होती है उसको हम लोग कहते हैं एन एस्टिल ग्लूकोसामीन। ज़रा पॉइंट देखो क्या लिखा है, द बेसिक यूनिट इज़ नॉट ग्लूकोज बट नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लूकोज। ऐसा ग्लूकोज जो नाइट्रोजन को कंटेन करता है, डेरिवेटिव नोन एज एन एस्टिल ग्लूकोसामीन। इसमें कौन सी शुगर पाई जा रही है, आप जब क्वेश्चन लगाओगे तो मिलेगा, तो ग्लूकोसामीन जो कि एक होमोपॉलीमर है। ग्लूकोज प्लस अमीन नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन को बनाते हैं, इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन को ये प्रिपेयर करते हैं। नाउ एक डिफरेंस जो हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, तो हमने कहा कि रिड्यूसिंग शुगर आप समझ लो एक बार, रिड्यूसिंग शुगर होती क्या है। तो ऐसे रिड्यूसिंग शुगर हैव फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ऐसी शुगर जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो फ्री हैं, यानी बॉन्डिंग पैटर्न में इन्वॉल्व नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट विद फ्री एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज दे कैन रिड्यूस cupric of Fehling and Benedict solution to cuprous ion. ऑल मोनोसेक्राइड वेदर एल्डो और कीटोज, जितने भी मोनोसेक्राइड ग्लूकोज गैलेक्टोज आपने पढ़ा है, ठीक है, ऑल मोनोसेक्राइड बेसिकली क्या होते हैं बेटा, ऑल मोनोसेक्राइड वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। मोनोसेक्राइड में अगर बात करते हो तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, जाइलोज, ग्लिसरल्डिहाइड, ये सारे के सारे जो हैं रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। बहुत बार कंफ्यूजिंग रहता है बेटा, भूलना नहीं। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। फ्री एल्डिहाइड ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो रिड्यूसिंग है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग है। तो मोनोसेक्राइड में कौन कौन से एग्जांपल आ गए? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, जाइलोज और ग्लिसरल्डिहाइड। डाइसेक्राइड में पूछा जाए तो माल्टोज और लैक्टोज, ये क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो नॉन रिड्यूसिंग का मतलब ये है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट और शुगर वेयर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप क्या है? अपसेंट है बेटा, नहीं पाया जाता है, अपसेंट है। यूटिलाइज इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप रिड्यूसिंग शुगर पढ़ोगे तो आप कहोगे कि वहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हैं और वो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, या बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग पैटर्न में इन्वॉल्व नहीं है, क्या नहीं, इन्वॉल्व नहीं है। ये कैसे हैं? फ्री हैं। जबकि यहाँ पर देखो ये क्या कर रहे हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो जा रहे हैं, इसलिए, और इनको हम क्या बोलते हैं? हेंस कैन नॉट रिड्यूस द फेलिंग और बेनेडिक्ट क्यूपरिक टू क्यूपरस आयन। ये बेसिकली केमिस्ट्री का पार्ट है, बट आप इसको थोड़ा सा अगर चाहो तो पढ़ सकते हो कि फेलिंग और बेनेडिक्ट को क्या करते हैं? ये रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग, और जो इनको रिड्यूस कर लेते हैं उसे कहते हैं रिड्यूसिंग। जैसे कि सुक्रोज, ये क्या है? एक टाइप का डाइसेकेराइड है। तो हमने वहाँ पर सारे के सारे डाइसेकेराइड नहीं पढ़े हैं बेटा, हमने यहाँ पर डाइसेकेराइड में पढ़ा है माल्टोज और लैक्टोज, बट हमने सुक्रोज को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि वो नॉन रिड्यूसिंग है। इसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं, कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज लिंक्ड बाय देयर एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक यानी C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज के द्वारा ये क्या होते हैं? एक दूसरे से लिंक होते हैं, लिविंग नो फ्री एंड, जिससे कोई भी फ्री एंड नहीं मिलता। और जब फ्री एंड ही नहीं है तो बताओ ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल हैं पॉलीसेकेराइड में, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन जो है पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं, उनमें भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर देखने को मिलती है, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं। अब एक नोट करने वाला पॉइंट बचा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एन एस्टिल न्यूरामिक एसिड, ये या नाना भी कह सकते हैं, ये प्रेजेंट होता है न्यूरॉन में, ठीक है। ये शुगर है, ऐसी शुगर है जो न्यूरॉन में प्रेजेंट होती है, इसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल जो आर्की बैक्टीरिया की होती है वो स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन की या फिर स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट नाग एन एस्टिल ग्लूकोसामिन एंड एन एस्टिल टेलोसामिन यूरोनिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है। यानी स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन बनाने के लिए हमारे पास नाग और नाट होना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं सेल वॉल स्ट्रक्चर बनाती है किसकी? आर्की बैक्टीरिया की।
इनसेंसिटिव टू लाइसोजाइम। इसीलिए जब हम बात करते हैं आर्कीबैक्टीरिया की, तो ये लाइसोजाइम इनको मार नहीं पाता है। एंड पेंसिलिन, और ना ही इनको आर्कीबैक्टीरिया को कौन मार सकता है, पेंसिलिन भी नहीं मार सकता, और क्या नहीं मार सकता, लाइसोजाइम भी नहीं मार सकता। ठीक है, ड्यू टू देयर कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, इनका ऐसा कंपोजिशन होने के कारण ये मरते नहीं हैं। ना तो इनको लाइसोजाइम डाइजेस्ट कर पाता है, ना ही इन्हें पेंसिलिन मार सकती है। नेक्स्ट टर्न पे क्या पढ़ेंगे, लिपिड पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ाया है ताकि आपके हर प्रकार के क्वेश्चन लग जाएँ। जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो नीट से बाहर बायोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बच्चों तैयारी करते रहो, इस तरह से मेहनत करते रहो। धन्यवाद।